सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए शुभंकर लॉन्च किया है और इनमें से वो कौन एक नहीं है। मतलब 3 आंसर हैं, एक गलत आपको पहचानना है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे पिकल, मतलब ये नहीं है, बाकी 3 है, क्लच, मैपल और जायू। और आपको बताएं फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये 3 देशों में होंगे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। और इसी के लिए फीफा ने अभी 3 शुभंकरों को, मैस्कॉट्स को लॉन्च किया है। क्लच जो कि एक बाल्ड ईगल है, मेपल मूस है और जायू जगुआर है। मतलब ये तो इनके नाम हो गए, क्लच, मेपल, जायू। और ये किनको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। जैसे क्लच हो गया बाल्ड ईगल, मेपल मूस हो गया और जायू जगुआर हो गया। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये पहली बार है जब फीफा ने सीनियर मेंस वर्ल्ड कप के लिए कोई मैस्कॉट लॉन्च किया है। अब मैस्कॉट वाला प्रश्न है, तो मैस्कॉट से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। ये सारे 2025 के मैस्कॉट्स हैं। जैसे कि अभी 38वां जो नेशनल गेम्स हुआ था 2025 में, कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। उसका मैस्कॉट क्या था? मौली। और जो पहले खो खो वर्ल्ड कप हुए थे, भारत ने इसको होस्ट किया था नई दिल्ली में, उसका मैस्कॉट क्या था? तेजस और तारा, जो हिरण है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में ही, उसका मैस्कॉट है उज्ज्वला, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां एडिशन हुआ था बिहार में, उसका मैस्कॉट था गजसिम्हा। 12वें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था भारत में, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था और भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया था। इसका शुभंकर था विराज, जो कि एक कृत्रिम ब्लेड युक्त टांग वाला युवा हाथी था और इसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी थी। अभी एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 हुआ था बिहार के राजगीर में, उसका मैस्कॉट क्या था? अशोक, जो रिप्रेजेंट करता है खरगोश को। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पहला एडिशन हुआ श्रीनगर की डल झील में, उसका मैस्कॉट था रंगीन हिमालयन किंगफिशर। उसके अलावा अभी 12वां मींस एशिया हॉकी कप हुआ था राजगीर बिहार में ही, उसका मैस्कॉट था चांद, जो कि रिप्रेजेंट करता है बाघ को। और अभी जो 11वें एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप शुरू हो चुके हैं, अभी ये सितंबर अक्टूबर तक चलेंगे और भारत इसको होस्ट कर रहा है। भारत में भी कहाँ? अहमदाबाद में, ये आप ध्यान रखना। और इसका मैस्कॉट है जलवीर। और आज मैंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 3 मैस्कॉट जो लॉन्च किए फीफा ने वो आपको बता दिए, तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमशी प्रसन्न कुमार को। तो मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार हैं अमशी प्रसन्न कुमार और इन्हीं को कृषि पत्रकारिता और किसान जागरूकता में उनके योगदान के लिए अभी 2025 के कृषि मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कृषि पत्रकारिता में उनके असाधारण योगदान, विशेष रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके योगदान के लिए उनको ये सम्मान मिला है, कृषि मीडिया पुरस्कार 2025। किसे मिला? अमशी प्रसन्न कुमार को, मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब पुरस्कार सम्मान वाला प्रश्न है, तो इसी तरह से कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अभी 67 नंबर का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड था 2025 का, ये एक भारतीय संगठन को दिया गया। क्या नाम है उसका? एजुकेट गर्ल्स। और ये पहला भारतीय संगठन है जिसे ये पुरस्कार मिला है। ये राजस्थान का संगठन है और है किसका? सफीना हुसैन का। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। बाकी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया था। लिविंग ब्रिज पुरस्कार अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर को दिया गया। किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। और 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार दिया गया नितिन गडकरी को। खाद्य एवं शांति के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? प्रोफेसर एडेमोले एडेनले, नाइजीरिया से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इक्वेटर प्राइज 2025 दिया बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कर्नाटक का है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 दिया प्रेमचंद पुखरामबम को, मणिपुर के मूर्तिकार हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए दिया गया साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड से सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है जिसे अभी IUCN ने मान्यता दी है?
तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। हम पढ़ भी चुके हैं इसे पहले कई बार। ये भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में आपको मिलेगा पाक खाड़ी में। और अभी इसे IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ग्लोबल मॉडल की मान्यता दी है। तो IUCN की ये मान्यता मिलने के बाद इस रिजर्व को ग्लोबल पहचान मिली है। अच्छा, डुगोंग का क्या मतलब हो गया? फोटो में आपने देखा होगा, इसे डुगोंग कहते हैं। इसे सी काउ के नाम से भी जाना जाता है। यह मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल का स्टेटस इसे प्राप्त है। मैं आपको अभी तमिलनाडु भी लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले IUCN की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। IUCN का फुल फॉर्म हमने देखा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना होती है 1948 में। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ग्रिथेल एक्विलार। और यही रेड डेटा लिस्ट जारी करता है जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति का आकलन करती है। अब तमिलनाडु की बात हो रही है, मतलब ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये कहाँ पर है? डुगोंग वाला तमिलनाडु में है। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल चेन्नई होगी। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि, राजकीय पशु नीलगिरी ताहर हो गया, पक्षी है एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री, और पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। यहाँ पे आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है। यहाँ का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। 2 यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तमिल जो है ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और पोंगल फेस्टिवल हो गया, यहाँ पे जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चित्तराय महोत्सव हो गया, हेताई अम्मन महोत्सव हो गया। उसके अलावा भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण ये कहाँ पर किया? चेन्नई में। और मोदी जी ने तुतिकोरिन एयरपोर्ट जो तमिलनाडु में है वहाँ से 1 एयरपोर्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव को शुरू किया। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपनी 15वीं कांग्रेस यानी कि बैठक का आयोजन किया था। वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है विनफास्ट, और ये भारत में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में। यहीं पे मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना शुरू हुई थी। और वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना था तमिलनाडु। पहले 2 कौन है? केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स स्थापित की। और तमिलनाडु का पहला शहर जिसने सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लॉन्च किया तो चेन्नई आंसर होगा। ठीक है, तो इन सब कारण से तमिलनाडु न्यूज में बना हुआ है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को। तो हर साल 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या है इसकी? स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग। और देखो, पर्यावरण से आपको याद आएगा एक पर्यावरण दिवस होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वो 5 जून को होता है। और स्वास्थ्य से याद आएगा वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वो 7 अप्रैल को होता है। लेकिन यहाँ हमने बात करी है पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की, तो वो 26 सितंबर है। वैसे 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी होता है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। और इसकी थीम है सभी के लिए एक विकल्प, एजेंसी, इरादा और पहुंच। अब चलो सितंबर के सारे डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 13 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो कि सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स डे होता है भारत में, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, और 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस जो कि सितंबर के तीसरे शनिवार को है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर वर्ल्ड अल्जाइमर डे, 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस था, 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। अच्छा, 25 सितंबर को 2 और दिवस हमने मनाए थे, बताओ वो कौन से 2 दिवस थे? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है। चलो आप बताओ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने की है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा रशिया ने। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, अभी उन्होंने ही घोषणा की है कि रशिया जो है वो वर्ष 2030 तक
बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली को शुरू करेगा। और ये घोषणा उन्होंने अभी मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड एटॉमिक वीक फोरम में की है। अब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब समझो। इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये 95% तक खर्च किए गए ईंधन का पुनः उपयोग करेगा। मतलब इस्तेमाल हुआ जो ईंधन है उसको कई बार उपयोग किया जाएगा। कौन से ईंधन की बात हो रही है यहाँ पे? न्यूक्लियर फ्यूल की बात हो रही है, परमाणु ईंधन की बात हो रही है। उसको एक बार इस्तेमाल कर लिया, उसको न्यूक्लियर वेस्ट समझ के पहले फेंक देते थे, लेकिन उसको फेंकेंगे नहीं, अब उसको बार बार यूज करते रहेंगे। उससे क्या होगा? जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, रेडियोधर्मी कचरा, वो कम होगा, क्योंकि बार बार यूज कर रहे हैं ना। और उसी को बार बार यूज करते जाओगे तो एक तो कचरा कम होगा और यूरेनियम की मांग घटेगी। यूरेनियम क्यों? क्योंकि यूरेनियम को हम न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, आपको पता है। यूरेनियम यू से रिप्रेजेंट करता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 92। और पूछे कि परमाणु ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में हम इसी के समस्थानिक आइसोटोप को इस्तेमाल करते हैं। कौन सा है वो? यूरेनियम 235। यूरेनियम, इसको येलो केक भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपको समझ में आ गया ना क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें रिवाइज कराऊंगा। एक तो परमाणु न्यूक्लियर से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, फिर रशिया ले चलूंगा। देखो, अगर पूछे परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा, तो 100 गीगावाट। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहां पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश। और रशिया ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी, जिसका नाम है पर्म, इसको लॉन्च किया है। और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और भारत के स्मॉल मॉड्यूलर मिशन, इसके तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा? बिहार में, बिहार के नवादा जिले के रजौली में। और नासा 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगा। तो ये तो परमाणु से संबंधित, न्यूक्लियर से संबंधित कुछ बातें थी। रशिया ले चलते हैं। येरा मैप में रशिया कैपिटल मॉस्को हो गई, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। और रशिया की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। उसके अलावा कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से, कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश रशिया ही है। और अभी रशिया के कमचटका प्रायद्वीप में हमने देखा था 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। उसके कारण यहाँ पे जो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्लयूचेवस्काया, यहाँ पे विस्फोट हुआ। ये एशिया यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे ज्वालामुखी है क्रेशेनिनिकोव, यहाँ पे भी 600 साल के बाद विस्फोट देखने को मिला था। रशिया ने वर्ष 2036 से पहले शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पर वेनेरा डे मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी। कैंसर के लिए विश्व का पहला mRNA टीका, जिसका नाम है एंटेरोमिक्स, इसको डेवलप किया रशिया ने। और जपड़ अभ्यास, ये एक तरह का बहुपक्षीय अभ्यास है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज था। ये हुआ था रशिया में ही। इसका आयोजन रशिया और बेलारूस ने मिलकर किया था, भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र, जिसका नाम है प्रयास, ये कहां पर शुरू किया? तो आंसर होगा गोवा में। तो अगर कोई पूछे प्रयास क्या है, तो याद रखना ये एक एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र है। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जैसे अभी आयुष मंत्रालय ने शुरू किया। कहां पर? गोवा में। और ये देश का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र है। मतलब ये एक ऐसा संस्थान है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से प्रभावित लोगों के लिए एक पुनर्वास कार्यक्रम, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम प्रदान करता है। मतलब जहां पर पारंपरिक उपचार जैसे आयुर्वेद, योग, इसको आधुनिक चिकित्सा जैसे कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, इसके साथ जोड़ा जाता है और उन लोगों का इलाज किया जाता है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या हो गया? तो आप कह सकते हो ये मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से जुड़ी बीमारियों का एक समूह है जो चलने फिरने, सोचने, महसूस करने और शरीर के अन्य गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। आपको याद है अभी 23 सितंबर 2025 को हमने 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया था। कहां पर मनाया था? गोवा में ही मनाया था। अब आपके लिए एक प्रश्न हो जाता है, हमारे आयुष मंत्री कौन है? मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, अभी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप बताएंगे। बाकी मैं आपको गोवा लेकर के चलता हूँ। येरा मैप में गोवा, कैपिटल पणजी हो गई, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, गवर्नर है अशोक गजपति राजू। गोवा मुक्ति दिवस, लिबरेशन डे होता है 19 दिसंबर को।
कुछ करंट अफेयर्स बनते हैं क्या गोवा से अभी? हाँ तो बनते हैं। ये रहे कि पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज अभी लॉन्च हुआ था, कहाँ पर किया गया? गोवा में, गोवा के दीवार द्वीप पर। अच्छा आप मुझे बताओ, ये जो सिला हुआ जहाज है इसको हमने नाम भी दिया है, क्या नाम दिया है? नाम बताओ। बाकी अभी 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन हुआ था गोवा में, और पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य गोवा है, पहला राज्य मिजोरम है। और गोवा के ओजो फेनी को जीआई टैग मिला था। राजभवन अन्न धन योजना यहाँ पे शुरू हुई। भारत की पहली आरो फेरी सेवा ये कहाँ पर शुरू हुई? गोवा में। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ये होगा गोवा में, भारत होस्ट करेगा। भारत में भी कहाँ होगा? गोवा में। और ये हमने देख ही लिया। अभी आसियान इंडिया यूथ समिट हुआ गोवा में। 10वां आयुर्वेद दिवस भी मैंने आपको बता दिया, ये भी गोवा में हुआ था। और उसकी थीम क्या थी? अभी आयुर्वेद दिवस वाले की याद रखना, थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, जन पृथ्वी के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अभी किसे नामित किया है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो अभी भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आईआईटी मद्रास के भीतर एआई से संबंधित विशेषज्ञता, संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के रूप में काम करेगा। ये मतलब ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा ताकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। साथ में ये उन देशों की मदद करेगा जिनके पास एआई कौशल और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो याद रखना, भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र, एक्सेलेंस सेंटर के रूप में अभी किसे नामित किया? आईआईटी मद्रास आंसर होगा। वैसे तो आईआईटी वाला प्रश्न है, तो आईआईटी वाले प्रश्न मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराऊंगा, लेकिन फिर भी याद रखना, एआई समिट जो पहली वाली हुई थी, अभी तक 3 हो चुकी है। पहली वाली हुई थी ब्लेचले यूके में, दूसरी समिट साउथ कोरिया के सियोल में हुई, और अभी तीसरी समिट पेरिस फ्रांस में हुई थी। और अगले साल भारत जो है एआई इम्पैक्ट समिट को होस्ट करेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी आईआईटी से संबंधित प्रश्न अभी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अभी हमारे जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, इन्होंने आईआईटी मद्रास में अग्निशोध नाम से एक रिसर्च सेल की स्थापना की थी। कहाँ? आईआईटी मद्रास में। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवरिटी इंडेक्स, ये पहली बार जारी किया था अभी आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर, और इसमें टॉप पे पटना जिला रहा था। किस आईआईटी ने एआई संचालित शिक्षण ऐप टूटोच को लॉन्च किया? आईआईटी पलक्कड़। और एनआईआरएफ 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा। शिक्षा मंत्री जी ने भी किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया था? यूएई में। यूएई के अबू धाबी में जो आईआईटी दिल्ली का कैंपस है वहां पे ये शुरू किया गया। कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लेंज स्थापित करने के लिए समझौता किया आईआईटी हैदराबाद के साथ। इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, स्पेस एप्लीकेशन के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप आइरिस विकसित करेगा आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। किस आईआईटी में टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया? आईआईटी कानपुर। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला दुबई में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां पर बनाया गया? लद्दाख में। किसके द्वारा? आईआईटी हैदराबाद। और दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की थी? आईआईटी कानपुर आंसर होगा। तो ये सब आईआईटी न्यूज में थे, अभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो याद रखना कि बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। अच्छा, बिग बैश लीग क्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक T20 क्रिकेट लीग है। मतलब जैसे भारत में इंडियन प्रीमियर लीग होती है ना, उसी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है, यूं समझो। और अभी बिग बैश लीग 2025-26 सीजन में सिडनी थंडर टीम की ओर से खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन। और इस लीग में खेलने वाले, हमने कहा, ये पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। आर अश्विन से याद रखना, एक प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या नाम है? आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सर्जियो बुस्केट्स ने किस खेल से संन्यास ले लिया? मतलब उनका संबंध किस खेल से था? तो आंसर होगा फुटबॉल। तो दिग्गज मिडफील्डर सर्जियो बुस्केट्स ने अभी अपने फुटबॉल गेम से संन्यास ले लिया है। वे वर्तमान में इंटर मियामी के लिए खेल रहे थे। वे स्पेन के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, लेकिन अभी उन्होंने संन्यास ले लिया है। संन्यास से ही, रिटायरमेंट से ही संबंधित ये सारे प्रश्न मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ रहा हूँ। 2025 में, इसी साल, इन सब खिलाड़ियों ने अपने अपने खेलों से संन्यास लिया। तो एक बार हम देख लेते हैं। अचंता शरत कमल, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि इनका नाम न्यूज में है, संन्यास लिया, तो खिलाड़ी का नाम देकर के पूछ लेगा किस देश के हैं या इनका संबंध किस खेल से है। तो एक बार देख लेते हैं। अचंता शरत कमल का संबंध टेबल टेनिस से है, संन्यास ले लिया।
और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लिया। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई क्रिकेट से, बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, और मनोज कुमार बॉक्सर है, बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया। रोमानिया की टेनिस प्लेयर है सिमोना हालेप। बैडमिंटन प्लेयर थे बी सुमित रेड्डी, इन्होंने संन्यास ले लिया। हॉकी प्लेयर थी वंदना कटारिया। मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा संन्यास ले लिया, हम समझ रहे हैं कि वही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से। इंग्लैंड की फुटबॉल प्लेयर थी मैरी इयरा। वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। और हॉकी से ललित उपाध्याय ने। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी अदिति चौहान। और चेतेश्वर पुजारा, गौहर सुल्तान और अमित मिश्रा, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। ठीक है, तो ये सब नाम ध्यान में रखना, बार बार मैं आपको रिवाइज करवाता रहता हूँ जब भी कोई रिटायरमेंट वाला प्रश्न आता है। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नायका ब्रांड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। तो नायका जो कि एक भारतीय ब्यूटी ब्रांड है और इसी ने अभी दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नायका की फाउंडर है फाल्गुनी नायर। और ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो आप, यहाँ उल्टे से करवाता हूँ। अभी लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी आलिया भट्ट। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था? अभिनव बिंद्रा, शूटर है। उड़ीसा हैंडलूम की बनी थी माधुरी दीक्षित। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया सारा तेंदुलकर को। झारखंड पर्यटन के बने थे महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने युवराज सिंह। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी। और ये हमने देखा भी 12वां एडिशन हुआ था इसका नई दिल्ली में। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत ग्लोबल एम्बेसडर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये हुआ कहाँ पे था? रियाद, सऊदी अरब में। फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर मियाओ लीजी को बनाया था। चीन की बास्केटबॉल प्लेयर है। और ये हुआ कहाँ पे था? फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 चाइना के शेंजन शहर में। ठीक है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर का भी हमने रिवीजन कर लिया। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज अपलोड होती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम पे, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो कल के भी करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं इन्होंने जीएसटी अपीलीय अधिकरण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा जिनाली मोदी को। फिर पूछ रहे हैं, अभी प्रवासियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? केरल। विश्व समुद्र दिवस मनाया गया 23 सितंबर को। फिर पूछ रहे अभी किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सुधांशु वत्स को। फिर पूछ रहे भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम। फिर पूछ रहे हैं भारत का पहला एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया जाएगा? बेटला नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा झारखंड में। और किसे आईजी नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 2 जने, विकास कुमार और सार्थक मित्तल को। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल अभी 2026 तक बढ़ा दिया, नाम क्या है? अनिल चौहान। और आखिरी प्रश्न था, डॉक्टर एसएल भैरप्पा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्य आंसर होगा। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, बीएपी संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन अभी किया, कहां पर? आंसर होगा साउथ अफ्रीका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।